नमस्कार, मैं हूं विक्रांत यादव और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल द स्वतंत्र। सरकार ने अब ये बंदिशें बांधने की कोशिश शुरू कर दी है और गोल्ड इंपोर्ट पर अब नियम कड़े कर दिए गए हैं। सरकार का मानना है कि सोना कम आएगा तो उसकी बिक्री कम होगी। हालांकि क्या इससे असर पड़ेगा, इन सब चीजों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वित्तीय विश्लेषक, वित्तीय विशेषज्ञ डॉक्टर शरद कोहली जी। डॉक्टर साहब नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है द स्वतंत्र पर। नमस्कार विक्रांत, आपको और स्वतंत्र के सभी फॉलोअर्स भी और सब्सक्राइबर्स को मेरा अभिवादन। सर, किस तरीके से सरकार के इन नए नियमों को देखा जाए, जो गोल्ड इंपोर्ट पर रोक लगाई गई है, बंदिशें लगाई गई हैं, इसको कैसे देखा जाए? देखिए, कुछ कैटेगरी के ऊपर है। कुछ लोगों को इसको ड्यूटी फ्री इंपोर्ट करने की इजाजत होती है। उन लोगों के ऊपर 100 किलो की, क्योंकि वो लोग क्या होता है, कस्टम ड्यूटी नहीं होती तो उसको अनलिमिटेड मात्रा में जितना जरूरत होता है इंपोर्ट कर लेते हैं। उनके ऊपर ये रिस्ट्रिक्शन लगाई गई है, क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया था कि सरकार की मंशा थी कि अब अगर हम रोक नहीं सकते तो कम से कम रेवेन्यू तो आए, इंपोर्ट ड्यूटी तो आए, और महंगा भी हो, शायद कुछ लोग डिस्करेज भी हो। परंतु उन लोगों के ऊपर जिनके ऊपर ड्यूटी नहीं है, कुछ कैटेगरीज हैं जिन पे ड्यूटी नहीं है, तो ड्यूटी नहीं है तो वो लोग तो कितना भी मंगा सकते हैं, तो उनके ऊपर अब 100 किलो की रिस्ट्रिक्शन लगा दी गई है। तो मुझे लगता है इससे विक्रांत, अगर भारत की हम डोमेस्टिक बात करें और डोमेस्टिक मार्केट की बात करें, घरेलू मार्केट की बात करें, तो इससे सोना और ज्यादा महंगा होगा। क्योंकि जो जो जिस चीज की शॉर्टेज होती है, ऐसी वस्तु की शॉर्टेज होती है जिसकी की कंजम्पशन भारत में बहुत ज्यादा है। लगभग 700-800 टन हम सोना साल का इंपोर्ट कर रहे थे, $72 बिलियन टोटल इसकी कीमत थी। आपको आपकी हमारी पहले बात हुई इस बारे में। तो इससे अगर शॉर्टेज क्रिएट होती है, और मान लीजिए एक ऐसी सिचुएशन लीजिए कि सोना आप लेने जा रहे हैं और आपका जोर कह रहा है, साहब सोना तो इतना, आपको अगर 100 ग्राम चाहिए, मेरे पास तो इतना है नहीं, मैं आपको 10 दे सकता हूँ, 20 दे सकता हूँ। तो जब भी शॉर्टेज वाली हालात खड़ी होती है तो इससे कीमत बढ़ती है। तो मुझे लग रहा है सरकार का इस वक्त कीमत बढ़ने का रोकने की मंशा नहीं है। सरकार की मंशा है कि जो वहां से इंपोर्ट हो रहा है वो इंपोर्ट कम हो, और इंपोर्ट लोग डिस्करेज हो, जिससे कि फॉरेन एक्सचेंज हमारा बच सके। इसके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं कि कितना कम होगा, नहीं होगा। पर इस बीच विक्रांत, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर और डेवलपमेंट हुई है, जो कि मुझे लगता है सोना चांदी के, देखिए, जो सोना चांदी के निवेशक हैं, जिनके पास है, जो आगे करना चाहते हैं, उनको तो मेन ये रहता है, भाई ये बताओ बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, सीधी सी बात है। आगे जाएगा, हमारे निवेश का क्या होगा, हमने जो पैसा लगा रखा है, जो जो लगाना चाहते हैं उसका क्या होगा। उसका मैं सीधा उसी पॉइंट पे आता हूँ। तो आपने देखा कल कॉमेक्स पे बड़ी भारी गिरावट आई है। हाँ। 3700-4700 डॉलर जो टिका हुआ था काफी दिन से, उसने $4600 का भी, इस समय जब हम बात कर रहे हैं, आज 15 मई है और इस समय लगभग 11:10 हो रहे हैं, इस समय सोना $4600 से भी नीचे जा चुका है। और अगर भारतीय रुपयों में आप देखें तो लगभग 1,58,59,000 रुपए विक्रांति आ चुका है। हाँ। कारण इसका है कि फिर एक बार क्रूड ऑयल $160, $108 पहुंचा। और उससे भी बड़ा कारण यह है कि राष्ट्रपति ट्रंप और शी जिनपिंग की जो राष्ट्रपति की बातचीत थी, उसमें कोई खास बहुत एक्साइटिंग कुछ मुझे दिखाई नहीं दिया है अभी तक। हम्म। बल्कि ये भी खबरें आ रही है कि राष्ट्रपति शी जिनपिंग ये स्टेट ऑफ हॉर्मुज खुलने के मामले में चुप थे। कोई हाँ। कोई खास उनकी प्रक्रिया नहीं थी, ये भी सुनने में आया। राष्ट्रपति ट्रम्प तो आपको पता है, वो तो बड़बोले हैं ही, वो तो कुछ भी बोलते जाते हैं। बड़ी अच्छी बात हुई, बातचीत हुई, हम इकट्ठे काम करेंगे, हम ये करेंगे। उनकी बड़ी तारीफों के उन्होंने कसीदे पुल बांध दिए, राष्ट्रपति शी जिनपिंग। हमारी दो सबसे बड़ी कंट्रीज हैं, ये है वो है। वो मतलब बाकी बातें कोई काम की इतनी नहीं थी। काम की बात ये थी कि क्या स्टेट ऑफ हॉर्मुज खुलने जा रहा है कि नहीं, क्योंकि पूरी दुनिया की इस पे नजर थी। जैसे ही ये बहुत एक्साइटिंग खबर नहीं आने की आई, तो फिर एक बार कॉमेक्स में शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट्स बिल्ड होने शुरू हो गए, और बॉन्ड यील्ड 10 साल वाली 4.5 पहुंच गई। हम्म। अभी तक 4.4, 4.35, 4.45, वो 4.5 पहुंच गई। क्रूड ऑयल 108 पहुंच गया। और सबसे बड़ी बात, महंगाई बढ़ने की जैसे जैसे खबरें दुनिया भर से आ रही हैं। कल भारत की जो होलसेल प्राइस इंडेक्स थी, मार्च के महीने की 3.88 थी, क्या? और अप्रैल के महीने में 8.3 हो गई, डबल से भी ज्यादा। डबल से भी और ज्यादा। मैं बता दूं आपके फॉलोअर भी और सब्सक्राइबर्स को कि होलसेल प्राइस इंडेक्स बढ़ने का मतलब है कि आने वाले समय में आप रिटेल के तैयार रहिए, क्योंकि होलसेल प्राइस इंडेक्स में करीब 65% जो कमोडिटीज होती हैं बास्केट में, वो मैन्युफैक्चरिंग वाली सेक्टर होता है। इसका मतलब मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बढ़ रही है और अंततः वो कंज्यूमर तक पहुंचने वाली है। और सोने पे सुहागा, ये पेट्रोल डीजल के रेट जो सुबह बढ़ गए हैं 3 रुपए, तो मुझे लग रहा है आने वाले महीनों में भारतीय कंज्यूमर्स को तैयार रहना चाहिए। अपने घर का बजट अस्त व्यस्त होते देखा जा सकता है।
पर जैसे जैसे दुनिया से महंगाई की खबरें आ रही हैं, और एक और खबर आई आज बहुत घटनास्पद पिछली रात थी कि जेरोम पावल साहब का आज आखिरी दिन है। हाँ। तो जेरोम पावल जो फेड के चेयरमैन है अमेरिका का सेंट्रल बैंक, वही एक आखिरी उम्मीद लोगों की थी। अब ये केविन वॉश आए हैं, बातें तो बड़ी बड़ी करी हैं उन्होंने, परंतु माने जाते हैं ये ट्रम्प साहब के प्यादे। तो अब ये क्या ट्रम्प की बात मान के यहाँ पर कीमतें कम करेंगे? इसका जवाब है ना, क्योंकि अमेरिका में महंगाई दर लगातार बढ़ रही है। तो जैसे ही महंगाई दर बढ़ने की खबर आई अमेरिका से भी और दुनिया के बहुत सारे देशों से, तो इससे रेट ऑफ इंटरेस्ट हाइक की उल्टा उम्मीद अब की जा हाँ। रही है कि फेड रेट बढ़ा सकता है। और मैं आपके फॉलोअर्स भी और सब्सक्राइबर्स को बढ़ाऊं कि जब जब फेड रेट बढ़ाता है तो ऐसे में सोने चांदी पर दबाव आता है, कुछ कुछ समय के लिए अवश्य आता है, उसको पचाने में वक्त लगता है। तो इस वजह से आपको ये दो तीन कारण है जिस वजह से आपको इस बार सोना अपना चांदी भी कहा $90 के आसपास पहुंच रही थी, हाँ। वो 80 81 के आसपास आ गई। सोना 4700 पार कर गया था, वो 4600 से नीचे चला गया है। तो ये सोने चांदी के लिए थोड़ा सा इस समय दबाव भरी खबरें हैं। महंगाई का बढ़ना, फेड ने अगर कहीं गलती से रेट बढ़ा दिया, वैसे मुझे उम्मीद कम है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ये होने नहीं देंगे कि रेट बढ़ाए, अपने आदमी को लेकर आए, उसके कान पकड़ लेंगे ये, अबे तुझे तो मैंने बिठाया था यहाँ पर मेरी बात मानने के लिए, तू अपनी अपनी करने लग गया। बढ़ेगा नहीं रेट पर, क्योंकि महंगाई बढ़ रही है। तो इसलिए उम्मीद तो मैं समझता हूँ इस समय दुनिया के ऊपर सबसे बड़ा खतरा महंगाई का मंडरा रहा है, और इन्फ्लेशन अगर बढ़ती है। हाँ, अगर रिसेशन पूरी तरह से ऑफिशियली आ जाता है, और मुझे तो कल ये भी खबर आई, मैं हमारी जो रिसर्च टीम है विक्रांत, हाँ। उसने कल मुझे डेटा जब निकाल के बताया, तो हमने शाम को कंक्लूड किया एक जूम मीटिंग में कि स्टैगफ्लेशन बहुत सारे देशों में आ चुकी है। स्टैगफ्लेशन जो लोग नहीं समझते उनको बता दूं, स्टैग्नेंसी यानी कि जीडीपी बढ़ नहीं रही, डबल मार, ना ग्रोथ हो रही और महंगाई बढ़ रही है, बीच में आदमी पिसता है इसके। तो स्टैगफ्लेशन अगर पूरी विश्व में आ जाती है विक्रांत, तो ये सोने चांदी के लिए ये फिर बढ़ोतरी का कारण बन जाएगा। फिलहाल सोने चांदी वालों के लिए कल जो एक अच्छी खबर आई थी इंपोर्ट ड्यूटी के रूप में, कीमतों के रूप में मैं कहूंगा, जहां 1,62,000 पहुंच गया था, आज वो फिर उसमें करेक्शन आके 1,58,59 आ गया। हालांकि ये रोज इसमें परिवर्तन आता रहता है, रोज कोई नई डेवलपमेंट होती है। अभी राष्ट्रपति ट्रंप वहीं पर है, चाइना में ही है, आज तक उनका ट्रिप है। हो सकता है कोई लास्ट मोमेंट पे कोई ऐसी घोषणा कर दे, झूठ हो ही कर दे जैसे वो कर देते हैं, हो सकता है कोई झूठ स्टेटमेंट भी आ जाए, तो उसमें उसमें एक मार्केट को राहत मिले। ओवरऑल तो सिनेरियो वैश्विक स्तर पर बहुत अच्छा नहीं नजर आ रहा है। जहां तक आर्थिक परिस्थिति है, मेरी व्यस्तता तो बढ़ रही है मीडिया प्लेटफॉर्म के साथ, पर जिस कारण से मेरी व्यस्तता बढ़ रही है आपके साथ वो जुड़ने कारण। में और बहुत सारे न्यूज चैनल्स के साथ जुड़ने में, वो कारण अच्छे नहीं है। तो इसलिए इसलिए मुझे लग रहा है कि लोगों को इस समय थोड़ा सा जो लोग अर्थशास्त्र समझते हैं और आपके जैसे चैनल जो एक्सपर्ट्स को लेकर आते हैं, उस बातों को खोलते हैं, मैं ये सबको सलाह दिल से देना चाहूंगा कि आने वाले 3 4 महीने बिल्कुल भी अच्छे नहीं नजर आ रहे हैं आर्थिक तौर पर। तो आपको अपने रिसोर्सेस को कंजर्व करना चाहिए, आपके पास जो बहुमूल्य रिसोर्सेज उसको बचा के रखिए, निवेश करिए, पर इतना भी मत कर दीजिए कि आपको घर के आपका बजट एकदम अपसेट हो जाए। मैं तो वो सलाह दूंगा, भले ही मैं अब भी जानता हूं कि 2 साल में सोने चांदी की कीमतें ऊपर जाएंगी, मैं आज भी यही बोलता हूं और मैं लगातार बोलता रहा हूं, फिर भी ये ना हो कि आप इतना निवेश कर दें कि आपको अपना घर का खर्च चलाना, जरूरी खर्च करने मुश्किल हो जाए। तो थोड़ी सी बजटिंग करनी शुरू कर दीजिए, मेरी हाथ जोड़ के सबसे प्रार्थना है कि मुझे जो होता दिख रहा है वो आगे अच्छा नहीं दिख रहा है, वैश्विक स्तर पर भी और भारत की अर्थव्यवस्था पे भी। यानी सर जो आपने बात की उससे तो ऐसा दिखाई दे रहा है कि अब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमतें का दबाव और अंतर्राष्ट्रीय कारणों की वजह से दबाव एक अलग चीज हो गई, और भारत में नियम बदले गए हैं और जिस तरीके से सब चीजें की जा रही हैं उससे एक अलग दबाव पड़ेगा, यानी दो तरफ से सोने की कीमतों पर असर पड़ेगा। और ये राशनिंग की वजह से सोने और चांदी की कीमत थोड़ी भागते हुए भारत में दिखाई दे सकती है, भले ही अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उसका दबाव बनाए दिखाई दे। देखिए, भारतीय कारणों से तो सोना चांदी ऊपर जाएंगे, क्योंकि एक तो ये राशनिंग जो हो रही है 100 किलो वाली जो बात हमने डिस्कस करी, दूसरा जो इम्पोर्ट ड्यूटी कल बढ़ी है 6% से 15%, हाँ। विक्रांत ध्यान दीजिएगा, जी। ये अभी जो कल हमने 8 9 हजार की 9 10 हजार की तेजी देखी हाँ। थी, ये अभी पूरी फैक्टर्ड इन नहीं है उसमें। हाँ बिल्कुल। अभी तो ये एक अनुमान के आधार पर कीमत कल एमसीएक्स पे बढ़ गई थी, क्योंकि जो हाँ। सटोरिये होते हैं उनको उन्होंने अंदाजे से लिया। जब ये ग्राउंड लेवल पे स्पॉट गोल्ड में कन्वर्ट होगा, जब इस रेट पर आना शुरू हो जाएगा, मार्केट में पहुंचेगा, तो आप देखेंगे वो उससे इससे कहीं ज्यादा महंगा है। हम्म। तो इसलिए इसलिए वो एमसीएक्स फिर उसको एडजस्ट करेगा। नॉर्मली स्पॉट मार्केट एमसीएक्स से एडजस्ट करती है, पर यहाँ आपको उल्टा होता दिखेगा, आपको एमसीएक्स स्पॉट को एडजस्ट करता दिखेगा।
तो इसलिए भारत पर मुश्किल यह है कि भारतीय कारणों से जब बढ़ती है तो एक तो बहुत ऐसा रेयर होता है, कम होता है हाँ। ना। ये तो इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ी। अंतरराष्ट्रीय स्तर पे मुझे ज्यादा चिंता है, क्योंकि अल्टीमेटली भारतीय रेट भी अंतरराष्ट्रीय स्तर से अलाइन होते हैं। हालांकि अब भारतीय रेट अंतरराष्ट्रीय से हट चुके हैं, मेरा मतलब ट्रेंड तो वही रहेगा, हाँ। पर वो जो कन्वर्जन डायरेक्ट होता था वो नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हम इम्पोर्ट ड्यूटी अब काफी देंगे तो भारत के रेट हमेशा इन्फ्लेटेड रहेंगे। पर हम ठीक है, हमें तो भारत की कीमत से मतलब है। आप कल को निवेश करेंगे, यहीं से खरीदेंगे, यहीं पर बेचेंगे, तो यहाँ बढ़ी रहती है। बिल्कुल भारतीय कारणों से तो बढ़ेगा, पर अंतरराष्ट्रीय कारण थोड़ा अभी चिंताजनक लग रहे हैं। कम से कम हर दिन मुझे लग रहा है कि कोई नई खबर, नई न्यूज, नया डेवलपमेंट होकर निकल के आ रहा है। तो इसलिए उस पर हमें नजर बना के रखनी चाहिए। शायद यही कारण है जो अभी आपने बड़ी महत्वपूर्ण बात बताई कि अभी पूरा सिंक नहीं हुआ है जो इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ी है, क्योंकि जी अखबारों में एक खबर भी छपी है सर कि अभी गोल्ड और सिल्वर जो है जितनी ड्यूटी बढ़ी है उसके मुकाबले 8-10% डिस्काउंटेड रेट है जी अभी, तो वो और बढ़ सकते हैं यानी। जी 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 हाँ, वो मैंने कैलकुलेट कर लिया हाँ। था जब कल हुई थी। हाँ। मैंने तभी कैलकुलेट कर लिया था, फिर मैंने कैलकुलेट किया कि कितनी बढ़ी। जब दोनों को मैंने मैच किया तो वो मैच नहीं कर रहा था, तो मुझे लगा कि ये जैसे सटोरिये जो एमसीएक्स में होते हैं, उन्होंने एक अंदाजा लगाया, चलो भाई आप आज 8-9 हजार महंगा लेते हैं। हाँ। पर ये स्पॉट मार्केट में जब आएगा ये बढ़ी हुई कीमत पे, ऐसा तो नहीं होता ना आज ही बढ़ी आपका सोना आ हाँ। गया मार्केट में। कस्टम में होता है, क्लियर होता है, वहां से शिपमेंट, नई बिलिंग होती है, नई इनवॉइसिंग होती है, वगैरह वगैरह। तो ये सब आपको देखने को मिलेगा। और मुझे लगता है कि ये जो आज पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ी हैं, मैंने मेरा अपना जो चैनल है शरद कोहली ऑफिशियल, जहां मैं आपके लोगों को गुजारिश करूंगा कि उसको भी सब्सक्राइब करें। बिल्कुल। विक्रांत जैसी बढ़िया खबरें तो नहीं, पर वहां कुछ अरे कुछ नहीं, मैं अपना बिल्कुल। विश्लेषण लेकर आता रहता हूँ। तो वहां पर मैंने ये भी डाला है कि क्या भारत में पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ने से हाँ। क्या सोने चांदी पर इसकी क्या रिश्तेदारी है। और लोग जो लोग कुछ लोग नए होते हैं, हर चैनल पे अलग अलग नॉलेज के लोग होते हैं, अलग अलग समय उनको मिलता है। हम्म। तो इसलिए ये भी नजर रखिए। पर मुझे जो दुनिया भर में जो महंगाई का खतरा हो गया ना विक्रांत, वो बहुत बड़ा। और ये जिस रिसेशन की मैं बात करता था आपके चैनल पे पिछले कई महीनों से, आपको याद होगा, मैं सबसे हाँ। पहला वो व्यक्ति था। और मेरी कई रील्स वायरल हुई बहुत सारे हाँ। प्लेटफॉर्म्स पर कि ये शरद कोहली ने कहा कि रिसेशन आएगा। दिसंबर का वो महीना था, मुझे याद है, जब मैंने कहा कि ये 2026 में एक रिसेशन आएगा। तो किसी ने मेरे से ये पूछा, आप ज्योतिषी भी हैं क्या, आप ग्रहों की चाल भी देखते हैं क्या? मैंने कहा नहीं, मैं ग्रहों की चाल नहीं देखता, मैं केवल आर्थिक विश्लेषण करता हूँ। और मेरा आर्थिक विश्लेषण कह रहा है कि विकसित देश ऑलरेडी रिसेशन में जा चुके हैं। ये लोग अब छुपा रहे हैं, पर ज्यादा दिन तक ये हकीकत छुप नहीं पाएगी। एक पुराना शेर है, इश्क और मुश्क छुपाए नहीं सकते। इश्क तो सबको पता है, मुश्क होती है खुशबू। कहते हैं कि इसको ज्यादा दिन तक आप छुपा नहीं सकते। मैंने उसमें एक तीसरा डायमेंशन ऐड किया, इश्क, मुश्क और रिसेशन आप ज्यादा दिन तक छुपा नहीं सकते। बिल्कुल सही कहा सर। लेकिन जिस तरीके से पेट्रोल और डीजल आप लगातार कह रहे थे कि 5 रुपए से कम बढ़ना चाहिए, या आपने कल तक भी बोला है हमारे चैनल पे कि आपको लगता है कि जी ये 5 रुपए से कम बढ़ेगा, वही लगभग हुआ है कि सरकार ने 3-3 रुपए बढ़ाए हैं। लेकिन अब ये भी कहा जा रहा है कि सिर्फ ये एक बार की जो बढ़ोतरी है, सिर्फ यही सोच करके मत बैठिएगा कि ये फाइनल बढ़ोतरी है और अब ये लंबे समय तक यही दाम रहेंगे। ये तेल के दाम बीच बीच में बढ़ाए जा सकते हैं, क्योंकि तेल संकट बहुत बड़ा है। यानी कि आपको आने वाले बड़े खतरे के लिए अब तैयार रहना चाहिए। हर तरफ महंगाई बढ़ते हुए, भयानक तरीके से बढ़ते हुए अपने देश में भी दिखाई दे रही। जी हाँ, मुझे एक बड़े चैनल ने शो के दौरान एक शर्त लगाई, मुझे और एक और हाँ। अर्थशास्त्री को बुलाया अभी 3 दिन पहले। और उन्होंने शर्त लगाई, शरद कोहली कह रहे हैं कि 4-5 रुपए बढ़ेगी, वो कह रहे थे 10-15 रुपए बढ़ेगी। मैंने कहा नहीं, इतनी नहीं बढ़ाई जा सकती है, क्योंकि लोगों पे बहुत बड़ा भार हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, इसकी तो अंडर रिकवरी 25-30 रुपए। मैंने कहा माना मैंने अंडर रिकवरी है, परंतु कोई भी सरकार इतनी निमर्म और इतनी इतनी असंवेदनशील नहीं हो सकती कि वो इतनी। तो वो चैनल पे उन्होंने शर्त लगा दी, कमेंट करके बताइए किसकी बात ठीक है, ये 3 दिन पहले की बात है। तो मुझे कोई इस बात की खुशी नहीं है कि मैं वो शर्त जीत गया, क्योंकि महंगाई, पहले तो महंगाई देखे, पहले अपनी शर्तें जीतने की बात नहीं है। जी हाँ, दिस कुड बी वन ऑफ मेनी। मुझे लगता है सरकार, क्योंकि सिचुएशन इतनी वॉलेटाइल है, कि सरकार और ऑयल मार्केटिंग कंपनी से लगातार नजर बनाया हुआ है कि क्या अंतरराष्ट्रीय स्तर पर डेवलपमेंट हो रहा है। अगर आज भी क्रूड की कीमत 90 से नीचे जाती है, तो अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। हो सकता है और आगे हाइक ना आए, आए तो बहुत मामूली आए। मुझे लगता है सरकार इसको धीरे धीरे करके करेगी, और अगर लगातार ऊपर बनी रहती है। और अभी तो एक और चिंता है विक्रांत मुझे, जी। कि हमारे जो अब पेट्रोलियम रिजर्व्स हैं, इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं, मेरे हिसाब से करीब 50-55 दिन के बचे हैं। हम्म। मान लीजिए, मैं एक काल्पनिक सिचुएशन ले रहा हूं कि ये युद्ध अभी 60-70 दिन चल जाता है, तो हमारे जो पेद्दूर में, विशाखापट्टनम में, मैंगलोर में 3 जगह हमारे एसपीआर है, जिसको स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स कहते हैं। तो अभी तक तो सप्लाई की दिक्कत नहीं है,
आपको महंगाई की दिक्कत, पेट्रोल पंप पे लोग जा रहे हैं, गाड़ियां चल रहे हैं, अभी भी मैं इस समय भी ट्रैफिक जैम में हूँ, गाड़ियां ही गाड़ियां मेरे चारों तरफ भरमार है, और कोई मुझे ना ट्रैफिक में कमी दिख रही, ना मुझे कोई पेट्रोल पंप पे कमी दिख रही है। तो मान ऐसी सिचुएशन की कल्पना करिए विक्रांत, कि हमारे पेट्रोलियम रिजर्व समाप्त हो गए, हाँ। और सप्लाई पहले ही स्टेट ऑफ हॉर्मूज से डिसरप्टेड है, पता लगा पेट्रोल राशनिंग शुरू हो गई, डीजल राशनिंग, वो एक बड़ी भयावह स्थिति होगी, क्योंकि वो तो लॉकडाउन वाली परिस्थिति खड़ी हो जाएगी विक्रांत। तो मुझे लग रहा है कि अभी लोगों को इसलिए हर दिन हर घंटे नजर बनाई हुई है पेट्रोलियम मिनिस्ट्री ने, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज ने, भारत सरकार ने हर घंटे नजर बनाई हुई है। हम लोग और आप तो दिन में एक बार बात कर लेते हैं, वो भी ज्यादातर सोने चांदी निवेश की, शेयर मार्केट की बात करते हैं, पर पेट्रोल डीजल पे इस समय जो परिस्थिति है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स और क्रूड ऑयल, ये दो चीजें मेरे हिसाब से देश में इस टाइम ऐसी है जिस पर आपको आंखें गड़ा के रखनी चाहिए। अगर आप वाकई में इस सारे गणित को, अर्थशास्त्र को, इसके पीछे जो क्या खेल चल रहा है, इसके पीछे क्या दिक्कतें आ रही हैं, आपको अगर समझना है, ये दो चीजें आप इसको अच्छी तरह से समझ लीजिए, क्रूड ऑयल और फॉरेक्स रिजर्व्स। प्रधानमंत्री जी ने भी जो अपीलें की थी पीछे, 7 अपील, उनमें सारों में कॉमन चीज जो थी वो फॉरेक्स रिजर्व्स थे। तो बहुत भयावह परिस्थिति है, उससे ज्यादा भयावह है हमारी जिंदगी नॉर्मल चल रही है विक्रांत। हाँ। हम और आप जैसे सुबह काम करते हैं, लोग बाग भी, मैं देख रहा हूँ बिल्डिंगें बन रही हैं, फैक्ट्रियां चल रही हैं, दुकानें खुली हैं, मार्केट खुली हैं, पर अर्थशास्त्र एक ऐसी चीज होती है जो आपको बहुत बुरी तरह से मार मार सकती है अगर बिगड़ जाए उसका हिसाब तो मैं समझता हूँ लोगों को इसको समझना चाहिए। समय आ गया है जब लोग अपने आप को इन इंफॉर्मेशन से अपने अंदर भर लें, जिससे कि आप मेंटली तैयार रहें। देखिए, एक वो राजनीति है, वो कांग्रेस ने ये कह दिया, तुमने ये कहा भी, मैं जयराम रमेश के अपना रिमार्क पर मुझे किसी टीवी ने कमेंट करने को कहा कि पहले जब ज्यादा थी तब कम नहीं करी, अब जब बढ़ गई है तो हमारे ऊपर डाल दी, वगैरह वगैरह। वो राजनीति है, उनका काम है करना, उनको ऑपोजिशन। परंतु इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सिचुएशन बहुत ही डेंजरस स्थान पर खड़ी हुई है, जो मुझे लगता है सबको समझना पड़ेगा। तो यानी सर, आने वाले दिन जो हैं वो बहुत ही कठिन और दुखदाई, और उससे बचने का कोई रास्ता दिखाई दे रहा है, या सब एकदम कमर की पेटी बांध करके बैठे रहे? मुझे लगता है रास्ता तो यही है, अगर आप इसको अच्छे से समझ जाते हैं तो हम्म। इसका रास्ता तो यही है कि आप थोड़े अपने रिसोर्सेस को कंजर्व करना, रिसोर्सेस को बचाना, थोड़ी किफायत, थोड़ी बचत शुरू कर दीजिए। अगर आप रोज कहीं जाते हैं, हफ्ते में 3 दिन जाइए। कोई कोई भी बड़ा खर्च करना है उसको थोड़े दिन टाल दीजिए, मकान खरीदना अगर टाल सकते हैं टाल दीजिए, गाड़ी बदलनी है, होता है ना कई बार, हाँ। शादी वादी है, कोई फंक्शन है, 500 गेस्ट आपने बुलाने हैं, 50 में कर लीजिए। कुछ लोग नाराज होते हैं, कोई बात नहीं, उनके साथ भी तो यही समस्या है। जो आपके गेस्ट नाराज होंगे हाँ। वो खुद भी इस बात को समझेंगे, उनको मोदी जी का वीडियो दिखा दीजिए, कुछ भी कर दीजिए। मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको इसमें सबसे कारगर तरीका ऐसे में यही है कि घर में सब लोग परिवार के एक जगह बैठ जाएं, कागज पेंसिल लेके, नोटपैड लेके, जहां भी आप नोट करते बैठ जाएं, अपने महीने के खर्चे लिखें, और सब बैठ के डिस्कस करें कि कहां पर हम इन खर्चों को, क्या क्या चीज हम बचा सकते हैं। हाँ। क्या हम स्कूल कम जाएं, हमारे स्कूल से कहें कि आप ऑनलाइन क्लासेस लीजिए, ऑफिस जाना है तो हफ्ते में 3 दिन कर दें, 2 दिन कर दें, वर्क फ्रॉम होम अगर हो सकता है तो हो जाए। कहीं घूमने फिरने जाना है उसको टाल दीजिए। बाहर खाने जाते हैं हफ्ते में 2 बार, 1 बार कर दीजिए, कम कर दीजिए, क्योंकि रिसोर्सेज बचाना ही इसका एक हल है विक्रांत, और कोई इसका हल हम हमारे हाथ में नहीं है। मैंने तो सुबह किसी चैनल से कहा, मैंने कहा जब आप पेट्रोल पंप पे पेट्रोल और डीजल भरवाने जाते हैं तो याद रखिए कि आपने इंपोर्टेड पेट्रोल डीजल भरवाया है, भारत का नहीं है, 87% भारत का नहीं है। अगर आप ये बात याद रखेंगे तो आपको आपकी जिंदगी उतनी देर तक डिस्टर्ब नहीं होगी, वरना जल्दी डिस्टर्ब होनी शुरू हो जाएगी। आपका किचन का बजट बिगड़ने वाला है, आपका ग्रोसरी का बजट बिगड़ने वाला है, आपका सब कुछ यहाँ से अस्त व्यस्त हो जाएगा, और सरकार एक लेवल के बाद मदद बहुत सीमित तरीके से कर पाएगी, ये मैं जोर देना चाहता हूँ। एक बस अंतिम सवाल और सर, कि शेयर बाजार में भी पैनिक है। कल हालांकि थोड़ी सी बाजार उठा था, 2 दिन तो बड़ा हमने गिरावट देखी। लोग जो है सर, जी, जो नए निवेशक हैं, वो एकदम पैनिक मोड में आकर अब अपना सामान बेच करके किसी तरह निकलना चाहते हैं। क्या करें सर ऐसे लोग? नहीं, मुझे लगता है ये अप्रोच गलत है विक्रांत, कि हम्म। ये तो मौका है जो शेयर मार्केट के निवेशक हैं उनको बार्गेन डील्स ढूंढने का। हम्म। अगर आप ऐसे में खरीदारी नहीं करेंगे, आप अच्छा, मैं आपसे पूछता हूँ, जो हमारे डीआईआई से, देसी बॉयस में उनको बोलता हूँ, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, वो क्यों रोज खरीद रहे हैं? ये भी तो लोगों का ही पैसा है, और बिल्कुल। वहां तो बड़े बड़े धुरंधर एक्सपर्ट रिसर्च एनालिस्ट बैठे हैं। इसी मौके पे आप खरीदेंगे, मार्केट हमेशा थोड़ा ना ऐसे रहेगी। हाँ। और आप अगर लंबे वक्त के लिए ले रहे हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा मौका है। मत मत सोचिए कि आप फंस गए हैं, क्या हो गया है।
आप घाटे में भी हैं तो वैसे ही नहीं बेचना बनता, मैं क्यों कहूंगा कि आप घाटा बुक करिए। हाँ। आपको आपको इसमें थोड़ा थोड़ा करके इकट्ठा करना चाहिए, लेना चाहिए और लंबे वक्त के लिए रखना चाहिए। परंतु कंपनीज का जो चयन है, ये बहुत जरूरी बात है, हाँ। वो बहुत रिसर्च होना चाहिए। उसी तरह जिस तरह अरेंज मैरिज में लड़का लड़की ढूंढा जाता है, उसी तरीके से ढूंढना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया शरद सर, आप हमारे साथ जुड़े, थैंक यू सो चर्चा में मच। शामिल हुए, थैंक यू। शुक्रिया।